नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में। वहीं साथ होंगे फिल्म, कला और संस्कृति क्षेत्र से भी कुछ खबरें। लेकिन सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के सीकर से देश के किसानों को दी सौगात। पीएम किसान के 17,000 करोड़ रुपए की 14वीं किस्त की जारी। 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्र भी राष्ट्र को किए समर्पित। अधिक किफायती और प्रभावी यूरिया गोल्ड किया लॉन्च। राजस्थान में 5 नए मेडिकल कॉलेज और 6 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का भी किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री गुजरात दौरे पर राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का करेंगे उद्घाटन। 860 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की भी करेंगे शुरुआत। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष का हंगामा आज भी जारी। हंगामे के कारण दोनों सदनों के कामकाज में आई बाधा। विपक्षी सांसदों के काले कपड़े पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का करारा वार। कहा, काले कपड़े पहनने वाले लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि देश बढ़ती ताकत काला धन छिपा रहे हैं। अपने कपड़ों में प्रहलाद जोशी ने भी किया तंज। कहा, इन्हें बाद में भी काला कपड़ा पहनकर ही घूमना पड़ेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राज्यसभा में विदेश नीति में नवीनतम घटनाक्रम पर वक्तव्य दिया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के हालिया विदेश दौरों की उपलब्धियों के बारे में सदन को बताया। कहा, पड़ोसी प्रथम हमारी विदेश नीति का मजबूत आधार। नाइजर में सेना ने किया तख्ता पलट। सैनिकों ने संविधान भंग कर सभी संस्थाओं को किया निलंबित। संयुक्त राष्ट्र ने हटाए गए राष्ट्रपति को पूर्ण सहयोग का दिया आश्वासन। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 1 दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज बारबाडोस में। टेस्ट सीरीज पर कब्जा करने के बाद बुलंद हौसलों के साथ मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया। और भारत के बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन और एच.एस. प्रणॉय ने जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सीकर में राज्य को विकास परियोजनाओं की ढेरों सौगात प्रदान की। उन्होंने किसानों को लाभ पहुंचाने वाले एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए। किसानों की सभी जरूरतों के लिए एक ही स्थान पर सभी समाधान की सुविधा प्रदान करने के लिए PMKSK विकसित किया जा रहा है। पीएम मोदी ने यूरिया गोल्ड लॉन्च किया। ये यूरिया की एक नई किस्म है जो सल्फर से लेपित होगी। सल्फर लेपित यूरिया की शुरुआत से मिट्टी में सल्फर की कमी की समस्या का समाधान होगा। ये नवोन्मेषी उर्वरक नीम लेपित यूरिया की तुलना में अधिक किफायती और प्रभावी है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने डिजिटल वाणिज्य के ओपन नेटवर्क ONDC पर 1500 किसान उत्पादक संगठनों को शामिल किए जाने का शुभारंभ किया। ONDC डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन भुगतान, व्यवसाय से व्यवसाय, B2B और व्यवसाय से उपभोक्ता लेन देन तक सीधी पहुंच के साथ FPO को सशक्त बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त जारी की। इसमें लगभग 17,000 करोड़ रुपए की धनराशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 8.5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को जारी की गई। अब प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र किसानों को वहां से बीज भी मिलेगा और खाद भी मिलेगा। इसके अलावा खेती से जुड़े औजारों और दूसरी मशीनें भी इस केंद्र पर मिला करेगी। ये सेंटर खेती से जुड़ी हर आधुनिक जानकारी
किसानों को देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्य देशों में यूरिया की कीमतों का हवाला देते हुए बताया कि भारत में इसकी एक बोरी की कीमत मात्र 266 रुपए है। उन्होंने कहा कि कोरोना और यूक्रेन युद्ध के बावजूद भी इसकी कीमतों में वृद्धि नहीं होने दी गई। आज भारत में यूरिया की जो बोरी हम किसानों को 266 रुपये में देते हैं, उतनी ही यूरिया हमारे पड़ोस में पाकिस्तान के किसानों को करीब करीब 800 रुपये में वो बोरा मिलता है। उतना ही यूरिया बांग्लादेश के किसानों को वहां के बाजार में 720 रुपये में मिलता है। चीन में किसानों को 2100 रुपये में मिलती है। यूरिया की जिस बोरी के लिए आप 300 रुपये से भी कम देते हैं, उसी बोरी के लिए अमेरिका के किसानों को 3000 रुपये से ज्यादा देना पड़ता है। कहां 300 और कहां 3000। हमारी सरकार यूरिया की कीमतों की वजह से भारत के किसानों को परेशानी नहीं होने देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। साथियों, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं। उनके पैरों में कुछ तकलीफ है। आज इस कार्यक्रम में आने वाले थे, लेकिन उस कठिनाई के कारण नहीं आ पाए हैं। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। राजस्थान में स्वास्थ्य अवसंरचना के क्षेत्र में एक बड़ा विस्तार हुआ है। प्रधानमंत्री ने चित्तौड़गढ़, धौलपुर, सिरोही, सीकर और श्रीगंगानगर में 5 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया और 12 बूंदी, करौली, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, जैसलमेर और टोंक में 7 मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिलों में स्थित 6 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का भी उद्घाटन किया, जिससे इन जिलों में रहने वाले जनजातीय आबादी को लाभ होगा। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने केंद्रीय विद्यालय तिवरी, जोधपुर का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को उन्नत बनाने के लिए प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने राजस्थान के सीकर से आज 1,25,000 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र किसानों को समर्पित किए। आज के न्यूज लेंस में जानिए क्या है प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र और कैसे किसानों को इन केंद्रों से फायदा होगा। खेती जिसके लिए उर्वरक और बीज महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन बाजार में ये किसानों को सहजता से नहीं मिल पाते। साथ ही अच्छी क्वालिटी के उर्वरक और बीज लेना किसानों के लिए हमेशा चिंता का विषय बना रहता है। किसानों की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आज 1,25,000 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों की सौगात दी है। पीएम मोदी ने राजस्थान के सीकर जिले से ये प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए। चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर क्या है प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र। दरअसल प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र किसानों की सभी समस्याओं का एक ही तरह से वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जहां किसान एक छत के नीचे खाद, बीज और कीटनाशक दवाइयां खरीद सकते हैं और साथ ही साथ मिट्टी की जांच और अन्य सुविधाएं भी किसान एक ही जगह पर प्राप्त कर सकते हैं। उर्वरक, खाद, बीज और कीटनाशक के साथ साथ इन केंद्रों पर कई तरह के कृषि उपकरण और मशीनें भी उपलब्ध होती हैं, जिन्हें किसान किराए पर ले सकते हैं। इसके अलावा इन केंद्रों पर किसानों की कृषि संबंधी हर प्रकार की समस्याओं का निदान किया जाता है और खेती की नई टेक्नोलॉजी के बारे में भी किसानों को अवगत कराया जाता है।
बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र खोले गए थे। इनके साथ ही देश में 2,80,000 से ज्यादा खुदरा उर्वरक दुकानों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों में परिवर्तित किया जा रहा है। और अगर बात करें कि प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों से कैसे किसानों को होगा फायदा, तो बता दें कि इन केंद्रों को खोलने का मकसद किसानों को खेती संबंधी उपकरण, बीज आदि को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना है। अगर किसानों को ये सब चीजें सस्ते दामों पर उपलब्ध होंगी तो खेती की लागत में भी कमी आएगी और किसानों की आय में भी इजाफा होगा। एक तरह से प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र किसानों की समृद्धि का द्वार खोलने का काम करेंगे। जानकारों के मुताबिक वर्तमान सरकार शुरुआत से ही किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। आज वर्तमान सरकार द्वारा किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सीकर दौरे पर सीकर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राजस्थान में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के लिए वहां की गहलोत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान के लोग कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बहू बेटियों का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। राजस्थान में नशे की तस्करी, नशे का कारोबार फल फूल रहा है। हमारे तीज त्योहारों पर खतरा मंडराता रहा है। कब पत्थर चलने लगे, कब गोलियां चले, कब कर्फ्यू लग जाए, कोई नहीं जानता। भाइयों और बहनों, राजस्थान के लोग कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन राजस्थान के लोग बहन बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। पीएम ने जनसभा के दौरान कांग्रेस सरकार से बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा की लाल डायरी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान में सरकार चलाने के नाम पर सिर्फ लूट की दुकान चलाई है और झूठ का बाजार चलाया है। झूठ की दुकान का सबसे ताजा प्रोजेक्ट राजस्थान की लाल डायरी है। कांग्रेस ने राजस्थान में सरकार चलाने के नाम पर सिर्फ लूट की दुकान चलाई है, झूठ का बाजार सजाया है। कांग्रेस का मतलब ही है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। और लूट की इस दुकान का सबसे ताजा प्रोडक्ट है, ताजा प्रोडक्ट राजस्थान की लाल डायरी। आपने लाल डायरी के बारे में सुना है ना? सुना है ना? कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने एक नया पैंतरा चलाया है। ये पैंतरा है नाम बदलने का। पहले के जमाने में कोई पीढ़ी या कंपनी बदनाम हो जाती थी तो तुरंत नया बोर्ड लगाकर लोगों को भ्रमित कर अपना धंधा पानी चलाने की कोशिश करती थी। कांग्रेस भी वही कर रही है। यूपीए के कुकर्म याद ना आए, इसलिए उसे बदलकर I.N.D.I.A. कर दिया गया है। जैसे गांधी जी ने क्विट इंडिया का मंत्र दिया था, वैसे ही आज का मंत्र है भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, परिवारवाद छोड़ो इंडिया, तुष्टीकरण
क्विट इंडिया, तुष्टीकरण, छोड़ो इंडिया। क्विट इंडिया ही देश को बचाएगा और देश को विकसित भारत बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की गहलोत सरकार पर राजस्थान में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। राजस्थान में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। पेपर लीक उद्योग चल रहा है, पेपर लीक उद्योग। राजस्थान के युवा काबिल है, समर्थ है, लेकिन यहां की सरकार उनके भविष्य को बर्बाद कर रही है। यहां सत्ताधारी दल के लोगों पर ही पेपर लीक माफिया होने का आरोप लग रहा है। राजस्थान के युवाओं को पेपर लीक माफिया से बचाने के लिए कांग्रेस को हटाना ही होगा। और प्रधानमंत्री के राजस्थान के आज के दौरे पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं साथी संवाददाता अनुज यादव सीकर से। अनुज, सीकर में एक कार्यक्रम से जहां प्रधानमंत्री ने किसानों को नई सौगात और राजस्थान को एक तरह से कई ऐसी सौगात दी, वहीं दूसरी तरफ जनसभा के जरिए गहलोत सरकार पर भी हमलावर हुए। तमाम ऐसे मुद्दे उन्होंने गिनाए जो इस समय आने वाले चुनाव में भी हावी रहेंगे और साथ ही साथ युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती गहलोत सरकार की भी बात की। किस तरह से सीकर का ये दौरा, जनसभा अगर हम मुख्य रूप से बात करें तो आने वाले चुनाव को लेकर सीकर की ये रैली बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। देखिए, बिल्कुल रितु, आपने सही कहा। कई हजार करोड़ रुपए की परियोजनाएं तो आज राजस्थान और सीकर की जनता को दी और देश के किसानों को किसान समृद्धि केंद्रों का और किसान सम्मान निधि का तोहफा भी दिया। यहाँ की लाखों की संख्या में जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आई थी और करीब 2 से 3 लाख लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा थी। निश्चित तौर पर जो एक ऑफिशियल कार्यक्रम था जिसमें किसान सम्मान निधि दी गई और किसान समृद्धि केंद्र, मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन, उनका शिलान्यास, ये तो किया और जनता इन सबको पाकर काफी खुश थी कि केंद्र सरकार से हमेशा राजस्थान को मदद दी जाती है, यहाँ के किसानों को मदद दी जाती है, यहाँ के युवाओं को मदद दी जाती है। लेकिन आज जब एक जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे, रितु, आपने भी देखा कि प्रधानमंत्री कितने गुस्से में नजर आए कांग्रेस के भ्रष्टाचार को लेकर। जहां यो युवाओं की यहां स्थिति है उस बात को लेकर काफी गुस्से में थे और काफी तीखे हमले कांग्रेस की सरकार पर, गहलोत सरकार पर उन्होंने किए। महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहां की जनता नहीं करेगी इन चीजों को बर्दाश्त। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यहां की जनता के मन को टटोलने की भी उन्होंने कोशिश की, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर 5 साल से यहाँ पर सरकार है तो मीडिया की सुर्खियां, अखबारों की जो हेडलाइंस है वो यहाँ पर महिलाओं के प्रति जो अत्याचार, उनका जो शोषण हो रहा है वो हेडलाइन बनती हैं। तो निश्चित तौर पर जब हमने यहाँ प्रधानमंत्री के जाने के बाद लोगों से बातचीत की और पूछा कि आपको क्या बात ऐसी लगी प्रधानमंत्री की जो आपके दिल को छू गई, तो उन्होंने यही कहा कि राजस्थान बिल्कुल जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मकड़ जाल में फंस चुका है, प्रधानमंत्री ने जब इस बात को उठाया तो वो बात उनको सबसे ज्यादा अच्छी लगी। रितु जी, अनुज, प्रधानमंत्री केंद्र की तमाम योजनाओं के साथ राजस्थान पहुंचे और इसी के साथ उन्होंने इसी मंच से ये भी कहा कि किस तरह से उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के राजस्थान पहुंचने से पहले ही जिस तरह से ट्विटर पे जिस चीज की शुरुआत अशोक गहलोत ने की वो भी कोई बहुत अच्छा संदेश नहीं कहा जाएगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अगर किसी भी राज्य के अंदर प्रधानमंत्री जाते हैं तो ये प्रोटोकॉल भी होता है कि मुख्यमंत्री उनका स्वागत करें, उनकी अगवानी करें, ये एक प्रोटोकॉल की बात है। लेकिन ये एक सरकारी कार्यक्रम था, कृषि मंत्रालय का कार्यक्रम था और इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय भी जुड़ा हुआ था। ऐसे में वहां के मुख्यमंत्री को सरकार की तरफ से निमंत्रण पत्र जाता है और वो निमंत्रण पत्र मुख्यमंत्री गहलोत को भी दिया गया था। लेकिन उन्होंने यहां फिजिकल रूप में उपस्थित होने की उन्होंने मना किया कि वो नहीं आ पाएंगे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। यहां तक सारी बातें ठीक है, लेकिन एक ट्वीट कर देना, पीएमओ को टैग कर देना कि उनकी एक स्पीच थी, उस स्पीच को हटा दिया गया। जब वो यहां आ ही नहीं रहे हैं तो फिर स्पीच कैसे देंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल था।
तो इस तरह की राजनीति यहां के मुख्यमंत्री को नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री ने कोई टिक्का टिप्पणी इस मामले पर ना करते हुए फिर भी उनके स्वास्थ्य की कामना की, एक अच्छा संदेश देने की कि राजनीति में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। जो प्रोटोकॉल के तहत नियम है वो नियम बनता था, मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री की आगवानी करनी थी, वो वहां नहीं आए और जब कार्यक्रम में निमंत्रित किया गया तो वहां भी उन्होंने आने से मना कर दिया। तो निश्चित तौर पर यह कांग्रेस की तरफ से और खास तौर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से एक राजनीति की गई जो एक अच्छा संदेश नहीं गया, और यह एक चर्चा का विषय राजस्थान के लोगों के अंदर भी है। जी, और अपने राजनीतिक एक तरह से जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने जिस लाल डायरी का जिक्र करा, और हम जानते हैं कि राजस्थान की पूरी राजनीति में इस लाल डायरी ने जो हड़कंप इस समय पैदा किया है नेताओं के बीच में। अनुज, आप वहां पर मौजूद हैं। राजस्थान एक तरह से विधानसभा चुनाव में जाने से कुछ समय पहले की ये घटनाएं हो रही हैं। कितना बड़ा मुद्दा इस समय लाल डायरी राजस्थान की राजनीति में है? देखिए, प्रधानमंत्री ने यहाँ की जनता के दिल की बात कह दी, क्योंकि ये लाल डायरी एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय ऋतु यहाँ की जनता के बीच में बना हुआ है। उस लाल डायरी के अंदर कितने मंत्री हैं, कितने विधायक हैं, कितने कांग्रेस के नेता हैं, कौन कौन से भ्रष्टाचार हैं, ये उस लाल डायरी के अंदर दर्ज है। और ये पिछले 5 वर्षों का जो एक भ्रष्टाचार इस राज्य के अंदर देखा गया है, निश्चित तौर पर उसी का जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया। और इसका जिक्र इसलिए किया क्योंकि निश्चित तौर पर यह चर्चा का विषय यहाँ की राजस्थान की जनता के बीच बना हुआ है। और उन्होंने इस बात को साफ कहा कि जब वो डायरी खुलेगी, जब वो डायरी मिलेगी, तब पता चलेगा कि भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा राजस्थान के अंदर कहां तक पहुंच चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज, इस पूरी विस्तार से बात करने के लिए सीकर से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे अब से थोड़ी ही देर में। राजकोट में नया हवाई अड्डा न केवल राजकोट के स्थानीय ऑटोमोबाइल उद्योग के विकास में योगदान देगा, बल्कि ये पूरे गुजरात में व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्रों को भी प्रोत्साहन प्रदान करेगा। देश भर में हवाई यातायात सुविधा में सुधार के प्रति प्रधानमंत्री के विजन को राजकोट में नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास से गति मिलेगी। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को कुल 2500 एकड़ से अधिक भूमि क्षेत्र पर 1400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। नए हवाई अड्डे में आधुनिक तकनीक और स्थायी सुविधाओं का मिश्रण है। 3040 मीटर का एक रनवे है और इसमें 14 पार्किंग बेस है। यहाँ पे एक ही टाइम पे 14 पार्किंग एयरक्राफ्ट को पार्क कर सकते हैं हम यहाँ पे। और एक इस बिल्डिंग का ये एयरपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि ये राजकोट एयरपोर्ट, राजकोट सिटी को डेवलपमेंट करने के लिए और सौराष्ट्र सिटी के लिए डेवलपमेंट के लिए ये एयरपोर्ट बहुत ही लोगों को मदद करेगा। टर्मिनल भवन गृह 4 एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए ग्रीन रेटिंग के अनुरूप है और नया टर्मिनल 2 आवरण वाली छत प्रणाली, स्काईलाइट्स, LED लाइटिंग, निम्न ताप अवशोषण जैसी विभिन्न सतत विकास सुविधाओं से सुसज्जित है। ये कलवर्ट जो है लाइक पुलिया है, उसका बड़ा साइज होता है, जिसका डाया जो है वो 4 उसके बराबर है, गेट्स के बराबर है और ये 700 मीटर का है। ये एशिया में पहला कलवर्ट है इस तरह का जो रनवे के नीचे से क्रॉस कर रहा है। हम जो नई बिल्डिंग बना रहे हैं वो DGU है, जिसकी वजह से AC लीकेज कम होगा, नेचुरल लाइट ज्यादा होगी। हवाई अड्डे के टर्मिनल का डिजाइन राजकोट की सांस्कृतिक जीवंतता से प्रेरित है और यह लिप्पन कला से लेकर डांडिया नृत्य तक के कला रूपों को अपने जीवंत बाहरी अग्रभाग और शानदार आंतरिक सज्जा के माध्यम से चित्रित करेगा। हवाई अड्डा स्थानीय वास्तुकला विरासत का प्रतीक होगा और गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र की कला और नृत्य रूपों के सांस्कृतिक गौरव को प्रतिबिंबित करेगा। राजकोट में नया हवाई अड्डा न केवल राजकोट के स्थानीय ऑटोमोबाइल उद्योग के विकास में योगदान देगा, बल्कि यह पूरे गुजरात में व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्रों को भी प्रोत्साहन प्रदान करेगा। राजकोट न केवल गुजरात के लिए बल्कि भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र है और तेजी से विकास के लिए भी तैयार है। बेहतर हवाई कनेक्टिविटी से इसके लघु और भारी उद्योगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा और यह हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए जब अपना दरवाजा खोलेगा तो औद्योगिक विकास में भी वृद्धि होगी, जिससे अनगिनत नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। क्या पर्सन अजीत के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, राजकोट। और अब बात ताजा खबर की।
राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के काले कपड़े पहनने पर सत्ता पक्ष ने करारा प्रहार किया है। सत्ता पक्ष ने राज्यसभा में काले कपड़े काले काम नहीं सहेगा हिंदुस्तान का नारा लगाया। सत्ताधारी पार्टी के सांसदों ने विपक्ष की कड़ी आलोचना की। 12 बजे सदन दोबारा शुरू होने के बाद विपक्ष के नेता को दोबारा बोलने का मौका दिया गया, लेकिन भारी शोर शराबे की वजह से नेता विपक्ष कुछ भी बोल नहीं पाए। इसके बाद सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष के शोर शराबे पर आज जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि यह भारत की अस्मिता का सवाल है। उन्होंने कहा कि ये काले कपड़े पहनने वाले लोग देश की बढ़ती हुई ताकत को नहीं समझ पा रहे हैं। जिनके मन में काला है, जिनके तन में काला है, क्या छिपा है इनके दिल में? क्या दिल में काला है? क्या शब्दों के बोल में काला है? काला धन छिपा रहे हैं अपने कपड़ों में। क्या कारनामा है इनके जो दिखाना नहीं चाह रहे। वाले लोग समझ नहीं पा रहे कि देश की बढ़ती हुई ताकत आज क्या है। जिनके मन में काला है, जिनके तन में भी आज काला है, क्या छुपा है इनके दिल में? क्या दिल में काला है? क्या शब्दों के बोल में काला है? क्या काला धन छुपा रहे हैं ये अपने इन कपड़ों में? क्या कारनामे हैं इनके जो दिखाना नहीं चाहते और छुपाना चाहते हैं? वैसे तो आज के दिन काले कौवे भी इन पर आकर्षित होने लगते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज राज्यसभा में विदेश नीति पर नवीनतम घटनाक्रम पर वक्तव्य दिया। उन्होंने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के हाल के विदेश के दौरों की उपलब्धियों के बारे में सदन को बताया। एस जयशंकर ने बताया कि हमारी पड़ोसी प्रथम नीति रही है। Including the presidents of Germany, of Israel, of Brazil. He also met with Indian students and members of the diaspora. In June, the Honorable Vice President engaged his counterparts from Zimbabwe and Gambia in New Delhi and received the Deputy Prime Minister of the Democratic Republic of Congo. During this period, Honorable Prime Minister visited 7 countries. Bilateral visits were made to Australia, the US, Egypt, France and the UAE. Prime Minister participated in the Quad and G7 meetings in Japan and co-chaired the 3rd FITIC summit in Papua New Guinea. एस जयशंकर ने कहा कि कई देशों के साथ तकनीक के क्षेत्र में समझौता हुआ है, जिससे लाभ मिल रहा है। Technology cooperation, especially through the Initiative for Critical and Emerging Technologies, ICET, focusing on artificial intelligence, semiconductors, space, quantum and telecom. India was included as a member in the Mineral Security Partnership, which aims to accelerate the development of sustainable global critical energy mineral supply. 2. Under the Defence Industrial Cooperation Roadmap, the defence industries and startups of both countries announced their intent to engage in co-production and other activities. और सदन में अपने वक्तव्य के बाद बाहर निकलने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पत्रकारों से बातचीत में इस बात को बहुत साफ रखा कि जब वो सदन में ये बता रहे थे कि भारत किस तरह से तरक्की कर रहा है या विदेश में जो दौरे हुए हैं प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के, उससे किस तरह से देश को हित पहुंचा है, इसको न सुनकर लगातार विपक्ष जो नारेबाजी कर रहा था, उन्होंने कहा कि ये देश हित के बारे में बात की जा रही थी, किसी पार्टी के हित के बारे में नहीं। वहीं संसद में काले कपड़े पहनने कर नारे लगा रहे थे जो विपक्ष, वहीं सत्ता पक्ष के सांसदों ने भी विपक्ष को काउंटर करने का मन बना लिया है। इसी बीच शोर शराबे में विदेश मंत्री ने अपना वक्तव्य दिया, तो वहीं विपक्ष के नेता भारी शोर शराबे की वजह से कुछ बोल ही नहीं पाए। क्यों, क्या हुआ ऐसा, राज्यसभा का नजारा बता रहे हैं आंखों देखा हाल हमारे संवाददाता राजेश राज। काले कपड़े काले मन नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इसी स्लोगन के साथ राज्यसभा में सत्ताधारी पार्टी के सांसदों ने विपक्ष के नारों को काउंटर करने का मन बना रखा था। जब 11 बजे विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत का पक्ष राज्यसभा में रख रहे थे, उस वक्त भारी शोर शराबा और टोका टाकी के बीच विदेश मंत्री का भाषण सुना नहीं जा सका था, क्योंकि काले कपड़े पहनकर विपक्ष के तमाम सांसद राज्यसभा में मौजूद थे, जिसको लेकर सत्ताधारी पार्टी के सांसदों ने कड़ा ऐतराज जताया। जब विपक्ष के सांसद नहीं माने तो सत्ताधारी पार्टी के सांसदों ने भी
जोरदार नारे लगाना शुरू किया, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे तक और फिर दोबारा 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। नेता सदन पीयूष गोयल अपनी एक कविता के जरिए विपक्ष पर आक्रामक थे, तो वहीं विपक्ष के जो लोग थे वो मणिपुर के मामले में प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग कर रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष के नेता को भी सभापति ने बोलने का मौका दिया, लेकिन शोर शराबा इतना तगड़ा था, इतना जबरदस्त था कि मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ बोल नहीं पाए और अंत में काफी उत्तेजित होकर इंडिया इंडिया के नारे लगाने लगे, जिसके बाद सदन शोर शराबे में डूब गया। राज्यसभा का नजारा बिल्कुल बदला से था और विपक्ष की बजाय सत्ता पक्ष आक्रामक था विपक्ष को काउंटर करने के लिए। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में विपक्ष के रवैये की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि ये शर्म की बात है कि विपक्ष को देश की प्रगति और जनता के विषयों से कोई सरोकार नहीं है। राज्यसभा में विपक्ष ने आज मुझे अपनी बात तक नहीं रखने दी और वो लगातार सदन में अवरोध उत्पन्न करते रहे। ये बहुत बुरा लगा, आज बहुत अफसोस की बात है कि जब ऐसे विषय पे जहां पूरे देश का हित जुड़ा हुआ है, ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है, ये देश का हित है, ये भारत की विदेश नीति है, कोई पार्टी की विदेश नीति। तो जब हम भारत की विदेश नीति के उपलब्धियों को अब हाउस के सामने पेश करें, तो जो हम वहाँ देखा कि विपक्ष जो है बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो पूरा हो हल्ला हो रहा था और लग रहा था कि उनके मन में था कि कुछ भी सफलता हो आज कहीं भी भारत आगे बढ़े, उनको या तो उसकी आलोचना करनी चाहिए या कम से कम उसकी जो मैसेजिंग जो है देश को, उसको रोकना चाहिए। विदेश मंत्री के वक्तव्य के दौरान राज्यसभा में सत्ता पक्ष के सांसद भी विपक्ष के ऊपर करारा हमला कर रहे थे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने विपक्षी सांसदों से कहा कि विदेश मंत्री कोई पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि देश का पक्ष रख रहे हैं, ऐसे में उन्हें सुनना चाहिए। इसी मुद्दे पर संसद भवन परिसर में हमारे संवाददाता राजेश राज ने केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला से एक्सक्लूसिव बात की। राज्यसभा में आज विपक्ष काले कपड़े पहनकर, राज्यसभा में अमूमन ऐसा देखा नहीं जाता, क्या कहेंगे? आप भी विपक्ष को हड़काने में लगे। देखो, हमें तो विपक्ष के प्रति एक प्रकार से हम आदर का भाव रखते हैं, क्योंकि हम डेमोक्रेसी के प्रति कमिटेड पार्टी हैं। आज वो लोग काला कपड़ा पहन के आए, हमारे लिए सिर्फ इतना ही दिक्कत था कि हमारे प्रदेश में, कहीं और भी बातें हो सकती है, मुझे पता नहीं है, मगर हमारे प्रदेश में किसी के अवसान पर काले कपड़े पहने जाते थे, या जो कथाओं में आता था तो रानियां जब कभी पति से झगड़ा हो जाता था, राजा से झगड़ा हो जाता था, तो वो अपनी नाराज़गी प्रकट करने के समय काले कपड़े पहनते थे। तो ये शोक का माहौल प्रदर्शित कर रहे हैं, हताशा, फ्रस्ट्रेशन में गिर गए हैं। क्या है, काला कभी भी पहना वो शुकन की बात नहीं होती है। तो सत्ता पक्ष के सांसदों ने भी नारे लगाए कि काले कपड़े काला काम नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नारे तो कार्यकर्ता लगा देते हैं। जब रिएक्शन होता है कि हमारे विदेश मंत्री जो बात बताने खड़े हुए थे वो भाजपा की बात नहीं थी, वो भारत की बात थी, और विश्व में इसका जो गौरव हो रहा है वो बयां कर रहे थे। उस समय भी आप इसको सह नहीं सकते हो, और बाद में आपको इसके बारे में क्वेरी चाहिए। जिसको सुनना नहीं है उसमें क्वेरी चाहिए। इसका आक्रोश था कार्यकर्ताओं में और नेताओं। शुक्रिया। पुरुषोत्तम रुपाला जो केंद्रीय मंत्री हैं और वो लगातार विपक्ष को ये नसीहत दे रहे थे कि काले कपड़े जो हैं वो पहनकर सदन में आना ठीक नहीं है, और विदेश मंत्री का जब वक्तव्य चल रहा था तो इस तरह से विदेश मंत्री को टोका टोकी करना और उनकी बात नहीं सुनना, यह कहीं ना कहीं देश के लिए ठीक नहीं है। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ संसद भवन परिसर से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए।
उधर लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष प्रश्नकाल में मणिपुर के मुद्दे पर हंगामा कर रहा था। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष जिस तरह का व्यवहार कर रहा है वह हमारे लोकतंत्र को शोभा नहीं देता। साथ ही उन्होंने कहा कि सदन की मर्यादा बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष को आश्वासन दिया कि हर मुद्दे पर विपक्ष को पर्याप्त समय मिलेगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि एनडीए के उत्तर पूर्व के सांसद मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं। सरकार चर्चा के लिए तैयार है। हमारे पार्टी के जो संबंधित एमपी थे नॉर्थ ईस्ट के, वो भी मांग रहे हैं कि चर्चा चाहिए। उसी दिन हमने बता दिया है कि हम चर्चा चाहते हैं। नॉर्थ ईस्ट के सभी एमपीस जाके कल चेयरमैन साहब से मिले हुए हैं। चेयरमैन साहब को रिक्वेस्ट किया है, हम चर्चा चाहते हैं। तो सरकार भी कह रहे हैं आपको क्या प्रॉब्लम है, आपका एक एमपी भी नहीं है नॉर्थ ईस्ट के, हमारा सब नॉर्थ ईस्ट के एमपी चर्चा चाह रहा है। तो वो नॉर्थ ईस्ट एमपीस को आप पार्लियामेंट में भी अपमान करने का कोशिश कर रहे हैं। तो लोग ये सब देख रहे हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी ने बिना किसी विपक्षी पार्टी से बातचीत किए अविश्वास प्रस्ताव दिया है। अविश्वास प्रस्ताव लाने से और काले कपड़े पहनने से कुछ नहीं होगा, बाद में काला पहनकर ही घूमना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2023 में आप फिर से नो कॉन्फिडेंस मोशन लाइए, तो पूरा उसके लिए तैयारी करिए। उन लोगों ने तैयारी करके आए, लेकिन उसमें भी डिवाइड भी है। तो कांग्रेस का जो एज यूजुअल एटीट्यूड है, कांग्रेस पार्टी ने किसी अपोजिशन कंसल्ट न करते हुए अपने दिया है नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करने से और काला कपड़ा पहन के आने से कुछ नहीं होगा, बाद में काला कपड़ा पहन के ही घूमना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने मणिपुर विषय पर कहा है कि सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है, परंतु विपक्ष चर्चा नहीं चाहता है। विपक्ष को चाहिए कि आए और सदन में चर्चा करें। काले कपड़े तो शनिवार के दिन लोग पहनते हैं और शनि का प्रकोप होता है। वो शनि का प्रकोप विपक्ष पे आ गया, जिसलिए काले कपड़े पहन करके आ रहे हैं। और शनि का प्रकोप आ जाता तो अच्छी बात सोचने नहीं देता। सरकार लगातार कह रही है कि सदन में आओ, चर्चा करो, हो हल्ला न मचाओ। मणिपुर के सवाल पर जितनी देर चर्चा करनी उतनी देर चर्चा करो, और जब चर्चा करोगे, सदन के अंदर सवाल पूछोगे चर्चा के दौरान, तो उसका जवाब सरकार देने के लिए तैयार है और चर्चा करने के लिए तैयार है। एनडीए की सहयोगी और केंद्र सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संसद में विपक्षी दलों द्वारा अपनाए जा रहे रुख की आलोचना की। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र से विशेष बातचीत में अनुप्रिया पटेल ने कहा कि महिला अपराध के मामलों में विपक्ष पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल हमारे साथ है। मैडम, हम देख रहे हैं कि मणिपुर पर एक गतिरोध बना हुआ, सरकार कह रही है कि बार बार चर्चा हो, लेकिन अब अविश्वास प्रस्ताव ले आए। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि दोनों सदनों में कल गतिरोध हुआ। विपक्ष ने बाइकाट किया, लोकसभा में हंगामा किया, राज्यसभा में बाइकाट किया, और आज काले कपड़े पहनने की बात हो रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति है। पिछले भी बार हमने देखा कि बजट सत्र का दूसरा चरण पूरी तरीके से व्यर्थ हो गया। विपक्ष किसी भी चर्चा के लिए तैयार ही नहीं है। सरकार स्पष्ट रूप से कह चुकी है, देश के माननीय गृह मंत्री जी संसद में खड़े होकर अपील कर चुके हैं कि आप चर्चा करिए, हम चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार हैं। सरकार पूरा पक्ष रखेगी, उत्तर रखेगी, और महिलाओं की सुरक्षा के विषय पर हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। अलग अलग राज्यों में और पूरे देश में ही इस किस्म की घटनाएं होती हैं। हम सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आकर मणिपुर से लेकर जितने भी अलग अलग राज्य हैं जहां ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उस पर एक सार्थक चर्चा करके एक समाधान निकालना चाहिए और सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा एक आरोप है कि सिर्फ मणिपुर की बात कर रहा है विपक्षी दल। राजस्थान में जो घटनाएं हुई, छत्तीसगढ़ में या पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई पंचायत चुनाव में, उस पर कुछ नहीं कह रहे हैं। सिलेक्टिव अप्रोच। देखिए, मैं यही कह रही हूँ, यही नकारात्मक दृष्टिकोण है। मैंने कहा कि देश के अलग अलग राज्यों में इस किस्म की घटनाएं सामने आती हैं और ये बहुत चिंताजनक है। देश की महिलाओं की सुरक्षा हर सरकार की, हर राजनीतिक दल की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसलिए हमारी सरकार कह रही है कि आप आगे आइए, संसद में एक व्यापक और सार्थक रूप से एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़िए और महिलाओं के उत्पीड़न या महिलाओं के प्रति जो भी अपराध हो रहे हैं, हम सब मिलकर एक व्यापक समाधान निकाले। इसमें हम दलगत राजनीति से और राज्य स्तरीय सेलेक्टिव अप्रोच से बाहर निकले। प्रधानमंत्री ने पहले भविष्यवाणी कर दी थी 2019 में कि 23 में फिर लाएंगे विश्वास प्रस्ताव। देखिए, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो विश्वास है, ये जो आत्मबल है,
ये हमारे जो 9 वर्ष के जनता के लिए कार्य रहे, जो देश को हमने आगे ले जाने का काम किया, और आज देश ने जिस तरीके से एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस देने का काम किया है, उसकी चर्चा पूरे विश्व पटल पे हो रही है। भारत की छवि में एक सुधार आया है, भारत को एक अच्छी दृष्टि से पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है। तो कहीं ना कहीं हमने काम किया है, इसलिए हमारे मन में आत्मविश्वास भी है और हमें लगता है कि देश की जनता दोबारा एक बार फिर मोदी जी को देश का नेतृत्व करने का और सरकार को सेवा करने का अवसर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एनडीए की सहयोगी और केंद्र में मंत्री अनुप्रिया पटेल कह रही थी कि विपक्ष का जो रुख है वो निराशाजनक है, और जहां तक अविश्वास प्रस्ताव का सवाल है जो कांग्रेस लेकर आई है, कांग्रेस के सहयोगी दल लेकर आए हैं, सभी जानते हैं कि उसका क्या हश्र होने वाला है और एक बार फिर 2024 में प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनेगी एनडीए की। कैमरामैन लोकनाथ के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और मिड डे प्राइम में बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।